हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आशा वर्मा के लिखे हुए कहानी बताओ हम करेंगे का 59वां भाग। अब तक आपने सुना कि रणविजय और ईशानी की शादी हो चुकी है और अब उनकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ था। सुबह जब जैसे ही ईशानी की नींद खुली तो उसकी पहली नज़र अपने साथ सोए हुए रणविजय पर गई। एक पल के लिए उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है और रणविजय यहाँ क्या कर रहा है। तभी नज़र कमरे पर गई और धीरे धीरे करके कल की सारी घटनाएं एक एक करके उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बेआवाज रो रही थी। उसने कसकर रणविजय को पकड़ लिया। क्या हुआ ईशानी? इस तरह से ईशानी के पकड़ने पर रणविजय की भी नींद खुल गई थी। उसने बड़े ही प्यार से ईशानी के बाल में उंगलियां चलाते हुए पूछा। ईशानी ने कुछ नहीं कहा। तभी रणविजय को अपने सीने के पास कुछ भींगता हुआ महसूस हुआ। वह डर सा गया। उसने घबराते हो ईशानी से पूछा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। ईशानी ने ना में सिर हिलाया। तो फिर रो क्यों रही हो? रणविजय ने चेहरे को अपने हाथों में लेकर पूछा। ईशानी ने कसकर उसे पकड़ लिया। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बता सकती हो। यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। प्लीज ईशानी, कुछ तो बोलो। रणविजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें। वैसे भी उसे किसी को चुप कराना नहीं आता था और ईशानी के आंसुओं ने तो उसके दिल को डुबा डाला था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि वह क्या करें जिससे कि ईशानी चुप हो जाए। वह धीरे से ईशानी को परे हटाकर बैग से उतरना चाह रहा था। उसने जैसे ही ईशानी को अपने से थोड़ा अलग किया, ईशानी ने रणविजय की तरफ देखा और उसकी हालत समझ गई। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, ईशानी ने कहा। पर तुम रो क्यों रही थी? रणविजय ने पूछा। कुछ नहीं, बस अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा कि आज तुम मेरे साथ हो। ईशानी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली। गजब करती हो यार, तुमने तो बिल्कुल मुझे डरा ही दिया था। कहाँ मैं सोच रहा था कि अब मेरी हर सुबह खुशगवार होगी। हर सुबह आंखें तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर ही खुलेंगी। दिल में हर वक्त प्यार का मौसम छाया रहेगा। तो तुमने बाढ़ का मौसम फैलाया है। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, मैंने बाढ़ का मौसम फैलाया है? जरा देखूं तो कहाँ भीगे हो तुम? ईशानी ने पूछा। और नहीं तो क्या, वह तो समय से मेरी नींद खुल गई, वरना अभी केवल शर्ट भींगी थी। कुछ देर में मैं पूरा ही भींग गया रहता। बस 1 मिनट रुको, मैं एक काम करता हूँ। मैं बाथरूम से टब और बाल्टी लेकर आता हूँ। तुम रो रो कर भर देना, कम से कम बिजली का बिल तो बच जाएगा। रणविजय की शरारत समझकर ईशानी ने धीरे से उसकी छाती पर मारा। रणविजय ने हंसते हुए ईशानी को बाहों में समेट लिया और बड़े ही प्यार से उसके माथे पर अपने होठों से चूमते हुए बोला, चलो अब तुम जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ। तब तक मैं कुछ खाने के लिए देखता हूँ। तुम्हें तुम्हारी दवाएं लेनी है। तुम यहीं बैठो, मैं कुछ बनाती हूँ, ईशानी ने कहा। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है। रणविजय ने सीधे इनकार किया। लेकिन रणविजय, तुम कैसे? ईशानी अभी कुछ कहना ही चाह रही थी कि रणविजय ने उसके होठों पर उंगली रख दी। मैं जानता हूँ कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कुछ कोशिश करता हूँ। अभी कुछ दिन तुम आराम कर लो, उसके बाद इस पूरे घर के साथ साथ मुझे भी तुम्हें ही संभालना है, रणविजय ने आराम से कहा। ईशानी मुस्कुरा दी। इसके बाद तो प्यार भरे दिन और रात बड़े तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगे। रणविजय का प्यार और केयर पाकर ईशानी की हालत में तेजी से सुधार होने लगा। अगली बार जब वह डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर सुरभि ईशानी को लेकर काफ़ी खुश थी। उसके सारे रिपोर्टों में काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस आई थी। आदित्य, नव्या सहित सारे दोस्त कभी कभार आकर मिल जाते थे।
ईशानी के कारण रणविजय का उन लोगों के पास जाना बहुत ही कम होता था और वैसे भी अब उधर जाने का कोई मतलब भी नहीं था। अभी तक तो घर अधिराज सिंह राठौर के द्वारा किए हुए शुरुआती मदद से ही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे पैसे खत्म होने आए थे। समय की गंभीरता को समझते हुए रणविजय ने अधिराज सिंह के दिए हुए कार्ड पर संपर्क किया। इंटरव्यू कंप्लीट करने के बाद उसका सिलेक्शन हो गया। स्टार्टअप के रूप में उसे छोटी ही पोस्ट मिली थी, पर सैलरी इतनी अच्छी थी कि उसका और ईशानी का बहुत आराम से तो नहीं, पर हाँ साधारण गुजारा हो सकता था। रणविजय कभी कभी इन सब चीजों से काफी परेशान हो जाता था और ऐसे में उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। पर ईशानी समझदार थी, उसने रणविजय की छोटी सी सैलरी में ही अपने घर को बखूबी समझ संभाल लिया था। वो रणविजय की हालत और परेशानी को समझती थी। वह जानती थी कि रणविजय को इन सब चीजों की आदत नहीं है, तो ऐसे समय में कभी भी रणविजय से बहस नहीं करती थी और चुप लगा जाती थी। उसने कभी भी रणविजय से कोई फरमाइश नहीं की थी, पर रणविजय उसे दुनिया का हर एक आराम देना चाहता था, जो कि चाह कर भी इस वक्त संभव नहीं हो पा रहा था। और कभी कभी इंसान की अत्यधिक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति ही उसे ज्यादा परेशानी में डाल देती है। महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज नहीं है, आगे बढ़ने की चाहत सबको होती है। इंसान को महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए, लेकिन एक हद तक। अंधाधुन पैसा कमाने की होड़ में इंसान छोटी छोटी खुशियां समेटने के लिए वक्त नहीं निकाल पाता और ऐसे में इंसान खुद दबाव में आ जाता है और इसका असर उसके आसपास उससे जुड़े हुए सभी रिश्तों में देखने को मिलता है। रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। नवीन जी और श्यामा जी ने बड़े ही प्यार, त्याग और समर्पण के साथ अपने गृहस्थी सजाई और संवारी थी। ईशानी ने इस चीज को बचपन से ही देखा था, इसलिए ईशानी इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझती थी। इस चीज को लेकर ईशानी रणविजय को भी बहुत समझाती थी, लेकिन रणविजय एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। वो खुद बाहर निकलकर रणविजय की मदद भी करना चाहती थी, लेकिन अभी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो फुल टाइम जॉब कर सके। और दूसरा, अभी भी रणविजय अपने आने वाले बच्चे को लेकर इतना अधिक एक्साइटेड था कि वह ईशानी को इस चीज की अनुमति भी नहीं दे सकता था। इसलिए वह घर पर ही रहकर जितनी हो सके रणविजय की मदद कर दिया करती थी। रणविजय उन बच्चों में से था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। हर चीज मुंह से आवाज निकालने से पहले ही उनके सामने मौजूद होती है। पर इन 4-5 महीनों में धीरे धीरे रणविजय ने भी हालात से समझौता करके अपने आप को उसके अनुरूप ढाल लिया था। प्राइवेट जॉब का एक सिंपल सा फंडा है, इसमें कभी भी टारगेट किसी भी एम्प्लॉय के पूरे नहीं होते, चाहे इसके लिए कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। बॉस की डांट सुननी ही पड़ती है। रणविजय के साथ भी ऐसा ही था। वह अपनी ओर से पूरी मेहनत करता था, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह जाता था, जिसकी वजह से उसे अपने सीनियर की बात हमेशा ही सुननी पड़ती थी। रणविजय को इन सब चीजों की आदत नहीं थी, इसलिए इस जगह पर उसको एडजस्टमेंट बिठाने में काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन वह इस नौकरी को भी छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि राणावत सरनेम होने की वजह से उसे और कहीं नौकरी मिल पाना भी बहुत मुश्किल था। रणविजय के स्वभाव में ही एक मालिकाना हुकूमत था, जो कि उसे विरासत में ही मिला था। रणविजय गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाता था और ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ बोल ही देता था, और इसके कारण अधिकतर उसकी अपनी सीनियर ऑफिसरों के साथ झड़प हो जाती थी। और ऐसे समय में रणविजय की हताशा और छटपटाहट का शिकार ईशानी बनती थी। कभी कभी रणविजय बेवजह उस पर गुस्सा भी कर देता था और बाद में जब अपनी गलती समझ में आती थी तो आगे बढ़कर माफी भी मांगकर ईशानी को प्यार से भी मना लेता था। ईशानी उसकी इस प्रॉब्लम को भी समझती थी। रणविजय के घर देर शाम को घर लौटने पर उसने कभी भी कोई शिकायत नहीं की, उल्टा अब अपनी मीठी मुस्कान से उसकी आधी थकावट दूर करने का हमेशा प्रयास करती थी। रणविजय जब रात को थक कर चूर
ईशानी से अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात करते करते सो जाता था तो ईशानी खुद पूरी रात जागकर रणविजय के ऑफिस के बाकी बचे हुए काम को पूरा करती थी। इस कारण रणविजय का काम हमेशा परफेक्ट रहता था और सीनियर ऑफिसर चाहकर भी कंपनी के बॉस से रणविजय की कोई शिकायत नहीं कर पाते थे। धीरे धीरे रणविजय तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा था। इसी बीच रणविजय के काम से खुश होकर बॉस ने एक स्पेशल फाइल रणविजय को कंप्लीट करने के लिए दी थी, जिसको पूरा करने के लिए समय भी बहुत कम था। रणविजय दिन रात उस फाइल के पीछे लगा हुआ था। ना खाने की सुध थी ना सोने का। क्या हुआ, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी मुस्कुराना है। ईशानी जब सुबह की चाय लेकर रणविजय के पास कमरे में आई तो रणविजय को देखकर उसने कहा। रणविजय अपना लैपटॉप खोले हुए मुस्कुरा रहा था। कल रात रणविजय काम करते करते ही सो गया था। ईशानी की बात सुनकर रणविजय ने ईशानी का हाथ पकड़ लिया। जब तुम मेरे साथ हो तब मुझे मुस्कुराने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये बात है, पर ऐसा लगता तो नहीं। पिछले कई दिनों से तो तुम मुस्कुराना तो दूर, बोलना भी भूल चुके हो। ईशानी ने उसे याद दिलाया। बात तो तुम्हारी सही है ईशानी, कभी कभी मैं बेवजह तुम पर बहुत चिल्ला देता हूँ और मुझे मेरी गलती का एहसास भी होता है, लेकिन क्या करूँ, अपनी आदत से मजबूर हूँ। सॉरी यार, रणविजय ने ईशानी के कान पकड़ते हुए कहा। अरे मेरे कान क्यों पकड़ रखे हो? गलती तुमने किया तो अपने कान पकड़ो ना। ईशानी ने अपने कान छुड़वाते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, तुम ही कहती हो ना, हम दो नहीं एक हैं, तो क्या फर्क पड़ता है मैं तुम्हारे कान पकड़ूं या अपने? बात तो बराबर ही है ना, रणविजय ने हंसते हुए कहा। बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब जल्दी से चाय पी लो, वरना ठंडी हो जाएगी, ईशानी ने कहा। पता है ईशानी, जब मैं छोटा था तो माँ मुझे हमेशा एक कहानी सुनाया करती थी, जिसमें कि एक परी रोज रात को आकर दर्जी की मदद किया करती थी। रणविजय ने कहा। हाँ, मैंने भी सुनी है कहानी, ईशानी ने बताया। तुमने वह कहानी सुनी है ना? मैंने उस परी को अपनी आंखों से देखा है, रणविजय ने कहा। कहाँ? भला वह परी तुम्हें कहाँ मिल गई? ईशानी ने हैरत से पूछा। वह परी मेरे साथ, मेरी जिंदगी में है। मेरी लाइफ की वह परी तुम हो ईशानी, रणविजय ने ईशानी को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। पता है तुमको, आज मंथ का लास्ट है और किसी तरह से मुझे ये काम पूरा करके सबमिट करना था, पर कल थकान के कारण मैं नहीं कर पाया और देखो, मेरी परी ने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू लॉट, रणविजय ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ ईशानी के गालों से सटाते हुए कहा। तुम भी ना, अब चलो जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, वरना काम के कारण तो नहीं, पर लेट होने के कारण तुम्हें जरूर ऑफिस में बॉस की डांट पड़ेगी। ईशानी ने रणविजय को वॉशरूम की तरफ धकेला। अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, क्यों सारे रोमांटिक मूड का कचरा करती हो? रणविजय ने हंसते हुए कहा। तुम अभी तक गए नहीं, आज तो पक्का तुम्हारा लेट होना तय है। ईशानी जो बेड पर से रणविजय का सामान समेट रही थी, रणविजय को वहीं खड़े देखकर पूछा। वह क्या है ना, मैंने तुमको आई लव यू कहा, लेकिन अभी अपनी जिंदगी को नहीं कहा। थोड़ा सा उसे भी प्यार कर लेने दो। रणविजय ने अपने दोनों हाथों को ईशानी के कमर पर लपेटकर उसके पेट से अपने होठ सटा दिए। इधर रणधीर सिंह रानावत अपनी हार से बहुत तिलमिलाए हुए थे। उन्हें ऐसा लगा था कि बहुत होगा तो 2-4 महीने ही बीतेंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद रणविजय हालात की कठिनाइयों से भागकर वापस उनके पास चला आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। करीब 5 महीने बीत चुके थे। अब रणधीर सिंह का दिमाग होश में आ गया था। उन्होंने रणविजय के बारे में पता लगाना शुरू किया। वह कहाँ है, क्या कर रहा है, सब कुछ। और उसी दिन वो रणविजय के ऑफिस में पहुंच गए।
आखिर क्यों आए थे रणधीर जी रणविजय के ऑफिस में, अब क्या चल रहा है उनके दिमाग में, जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुस्कुराते रहिए, यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।